हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 टीयर 1 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17 सितंबर 2025 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुंबई आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज आर करेक्ट। मुंबई की वास्तुकला विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, विक्टोरियन गोथिक बिल्डिंग इन मुंबई रिफ्लेक्ट कोनोलिकल एरा आर्किटेक्चर विथ नियो गोथिक एलिमेंट्स। आर्ट डीको बिल्डिंग इन मुंबई वेयर पार्ट ऑफ द 19th century colonial urban development. एंड थर्ड सेंटेंस है, द ओवल मैदान डिस्टिंक्टली सेपरेट द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो विक्टोरियन गोथिक यहाँ जो बताया गया है कि यह विक्टोरियन गोथिक शैली में है, यह ब्रिटिश शासनकाल में बने थे। जो मुंबई के जो वास्तुकला थे वह ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक काल में बने थे, जिसमें नुकीले मेहराब का प्रयोग किया गया था। कांच रंगीन लगाए गए थे, रंगीन कांच, और ऊंचे टावर की शैली, जैसा कि आपको इसमें इस फिगर में दिख भी रहा होगा। तो यह विक्टोरियन गोथिक शैली थी जो कि ब्रिटिश काल में बने थे। तो कथन 1 इज करेक्ट, सेंटेंस 1 इज करेक्ट। सेकेंड है, आर्ट डिको बिल्डिंग इन मुंबई वेयर पार्ट ऑफ द 19th century कॉलोनियल अर्बन सिस्टम। जो आर्ट डिको शैली है वह 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत की है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह लगभग 1930 के आसपास की है, जो कि मुंबई में विकसित हुई। यहाँ दिया गया है 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, तो चूंकि यह 20वीं शताब्दी का है तो यह गलत है। थर्ड है, ओवल मैदान डिस्टिंक्टली सेपरेट विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल। जो ओवल मैदान है, इन दोनों वास्तुशैली के समूहों के बिल्कुल सामने अलग रूप से स्पष्ट दिखता है, यानी यह दोनों से अलग है। सेपरेट द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चर। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 एंड 3। 1 एंड 3 इज करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। द हॉर्नबिल बर्ड आफ्टर विच द फेस्टिवल इज नेम्ड सिंबलाइज बोल्डनेस एंड डैश इन नागा फोकलोर। हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर यह त्यौहार रखा गया है, नागा लोक कथाओं में साहस और डैश का प्रतीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह नागालैंड का महत्वपूर्ण फेस्टिवल में से एक है, नागालैंड। ठीक है, यह पक्षी जो है प्रेम, समुदाय और प्रकृति से जुड़ा है, प्रेम, समुदाय और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। ठीक है, नागा संस्कृति में हॉर्नबिल को साहस और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, साहस और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हालांकि इस क्वेश्चन पर काफ़ी डिस्प्यूट है, इसका कहीं कहीं साइन पीस भी आंसर बताया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एसएससीबी ने शायद इसकी आंसर गलत बताई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच इन अकॉर्डेंस विथ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रोल। गुप्त प्रशासन के अनुसार कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि यह गुप्त प्रशासन में यह जो पद है वह किस से संबंधित है। पहला है ध्रुवाधिकारिणी कोषाध्यक्ष, भंडागार अधिकृत पुलिस प्रमुख, सी है तलवाटक ग्राम लेखाकार,
एंड डी है उत्खेतयिता, भूमि सर्वेक्षण का अधिकारी। तो करेक्ट मैच है डी, उत्खेता, जो कि भूमि सर्वेक्षण का अधिकारी है, या भूमि की माप, उसका सर्वेक्षण और रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, भूमि कर निर्धारण में या उसके राजस्व के मूल्यांकन में यह प्रमुख पद था। तो डी इसका राइट आंसर है। विच क्लासिकल म्यूजिक treatise composed by Sarangdev in 13th century is a foundational text in Indian musicology। 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के द्वारा रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो सारंगदेव का संगीत ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो कि 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, किसके द्वारा? तो यह सारंगदेव के द्वारा लिखा गया था, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण संगीत शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण संगीत शास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें उत्तर भारतीय के साथ साथ जो दक्षिण भारत की संगीत है, कर्नाटक संगीत, जिसे कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है, दोनों की जानकारी मिलती है। इसे दोनों संगीत प्रणालियों का सेतु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है संगीत रत्नाकर। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, यह भी संगीत और नाट्य कला पर आधारित नाट्य कला की प्रमुख ग्रंथ है। इसका भी शास्त्रों में प्रमुख स्थान है। तो सी इसका राइट आंसर है। When was the Amateur Athletic Federation of India established? भारतीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1936, 1946, 1956 या 1966। तो ओलंपिक फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे AFI कहा जाता है, AAFI, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों का चयन करता है। After defeating the Mughal emperor, declared himself the ruler and founded the second Afghan empire। मुगल सम्राट को हराने के बाद डैश ने स्वयं को शासक घोषित किया और दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया। यह शेरशाह सूरी था जिसने हुमायूं को पराजित किया और दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी। What was the primary objective of the ring fencing policy adopted by the British in India during the 18th century? 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई रिंग फेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? रिंग फेंसिंग नीति जिसमें राज्यों को अपनी सीमाओं सुरक्षा के लिए ब्रिटिश ने एक ढाल या बफर की तरह प्रयोग किया था। ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के लिए बफर राज्यों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। प्रत्यक्ष कब्जे की बजाय उसने सुरक्षा नियंत्रण की नीति अपनाई। सुरक्षा नियंत्रण की नीति अपनाई। यह नीति 18वीं शताब्दी में लागू हुई थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। Which of the following statements about India's boxing medal at 2000 सिडनी ओलंपिक इज करेक्ट? 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत के मुक्केबाजी पदक में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? तो सिडनी ओलंपिक में भारत ने कोई मुक्केबाजी में कोई पदक नहीं जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। भारत ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में एकमात्र पदक जीता था। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, वेट लिफ्टिंग में।
वेट लिफ्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, अब मुक्केबाजी में तो नहीं, लेकिन बॉक्सिंग में, हाँ, बॉक्सिंग हिंदी में मुक्केबाजी कहा जाता है। तो मुक्केबाजी में 2008 में पहली बार पदक जीता था विजेंद्र सिंह ने। विजेंद्र सिंह ने कौन से ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। What was the strategy focus of the 10th India Sri Lanka मित्र शक्ति एक्सरसाइज इन अगस्त 2024? अगस्त 2024 में 10वें भारत श्रीलंका मित्र शक्ति अभ्यास का रणनीतिक फोकस क्या था? तो यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मित्र शक्ति 2024, जो कि यूएन अधिदेश के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त उग्रवाद के विरोधी या अभियान है। इसका उद्देश्य है आतंकवाद और उग्रवाद का विरोधी संचालन में प्रशिक्षण। एक तरह से आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने के लिए प्रशिक्षण देना। यह संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन है, यह उसका एक संचालन शैली है, उसके ऑपरेट करने का तरीका है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु ऑथर्ड द व्हाइट टाइगर, विनर ऑफ द 2008 मैन बुकर प्राइज? 2008 में मैन बुकर पुरस्कार विजेता द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित रहा था अरविंद अडिगा की यह पुस्तक द व्हाइट टाइगर। इसमें उन्होंने, अरविंद अडिगा की पुस्तक है, इसमें उन्होंने भारतीय समाज में गरीबी और उसके वर्ग संघर्ष को दिखाया है। 2008 में अरविंद अडिगा को इस उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इस बुक में एक गांव के एक लड़के की कहानी है जो ड्राइवर से उद्यमी बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अरविंद अडिगा। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन, भारतीय ओलंपिक संघ का आधिकारिक गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1927। कई बुक में 1922 भी दिया हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 1927 इसका राइट आंसर है। तो भारत में ओलंपिक खेलों के संचालन के लिए यह प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय है। क्लियर है? तो डी इसका राइट आंसर है। Which of the following statements regarding the 56th National Kho-Kho Championship 2023-24 is or are correct? 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो कि 2023-24 में हुई थी, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है महाराष्ट्र बोन बोथ मेन एंड वुमेन टाइटल, सही है। सेकेंड है मैचेज वेयर हेल्ड एट दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर एंड करनैल सिंह स्टेडियम। तो यह दोनों दिल्ली के IG इंडोर और करनैल सिंह स्टेडियम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगला सवाल, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 1976 में 1976 में शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार में लाया गया ताकि शिक्षा पर एक समान नीति बनाई जा सके, इसलिए इसे समवर्ती सूची में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ए इसका राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट? वाष्पोत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है इट हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशन, इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप, और थर्ड है इट ऑलवेज रिजल्ट इन विल्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क और हवा वाले मौसम में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है, पहला सही है। सेकेंड है इट्स हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप, यह पौधों में पानी को ऊपर पहुंचाने में मदद करता है, यह मुरझाने का कारण नहीं बनता है। तो केवल 1 और 2 इज करेक्ट है। यह विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 और 2 इज करेक्ट। Which major constitutional feature was first introduced by the Government of India Act 1935 and later adopted by the Indian Constitution? कौन सी प्रमुख संवैधानिक विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रस्तुत की गई और बाद में भारतीय संविधान में इसे अपनाया भी गया? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लगभग 2 से अधिक अनुच्छेद जो कि तो हमारे संविधान में अपनाए गए हैं। इनमें संघीय शासन प्रणाली, प्रांतीय स्वायत्ता के साथ साथ संघीय संरचना को हमारे संविधान में इसे शामिल किया गया है। प्रांतों को स्वतंत्र प्रशासन और संघीय संरचना को इसमें शामिल किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। तिपानी डांस आपने देखा होगा, तिपानी डांस कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तिपानी डांस यूजे डैश टूल टू पाउंड द फ्लोर। तिपानी नृत्य में फर्श पर प्रहार करने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह लकड़ी की छड़ें होती है। जो टिप्पानी डांस है वह गुजरात से संबंधित है, खास करके गुजरात के सौराष्ट्र में यह किया जाता है, जिसमें फर्श को ठोकने के लिए लकड़ी की लंबी छड़े का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ढोल और नगाड़े भी बजाते हैं। ठीक है, ढोल नगाड़े पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। Which Swiss based business school publishes the annual World Competitiveness Index? कौन सा स्विस आधारित बिजनेस स्कूल वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रकाशित करता है? तो यह है IMD, जो कि स्विट्जरलैंड का प्रबंधन संस्थान है, IMD बिजनेस स्कूल। ठीक है, यह देशों के व्यापार और आर्थिक व्यापार प्रतिस्पर्धा का, देशों के व्यापार आर्थिक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को मापता है, उसकी कैपेसिटी को मापता है। यह एवरी ईयर पब्लिश होता है, एवरी ईयर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है IMD बिजनेस स्कूल। इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट गोज अप बाई 10% एंड डिमांड फॉल्स बाई 20%, हाउ वुड यू क्लासिफाई द डिमांड? यदि किसी उत्पाद की कीमत 10% बढ़ जाती है और मांग 20% घट जाती है, तो मांग को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो मांग की लोच है, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है इसे। इसमें लोचदार 1 से अधिक माना गया है, क्योंकि जब 10% प्राइस राइज हो रही है, राइज, और 20% डिमांड घट रही है, ठीक है, डिमांड घट रही है, इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है, यानी इसका परिवर्तन है, वह डबल है। ठीक है, और यह मांग प्रतिक्रिया संवेदनशील है, इसे इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर है यह 1 से अधिक होगा, ये इसका राइट आंसर है। इसे इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, इलास्टिक डिमांड।
द महालनोबिस मॉडल वाज यूज्ड इन विच प्लान? महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किस योजना में किया जाता था? तो यह पहले भी आपने देखा था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 के बीच चली थी। इसमें भारत के प्रमुख भारी उद्योग स्थापित किए गए। यह महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। ठीक है। द बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991 इन्वॉल्व ए शॉर्टेज ऑफ 1991 के भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट में किसकी कमी थी? ठीक है। तो 1991 का जो संकट था उसमें विदेशी मुद्रा मात्र भारत के पास सिर्फ 2 वीक का विदेशी मुद्रा बच गया था। तो इसी के क्राइसिस से बचने के लिए आर्थिक संकट और भुगतान संतुलन का संकट आ गया था, जो कि भारत में एक नए युग की शुरुआत की, जिसे एलपीजी आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा सी, फॉरेन एक्सचेंज। कथन और कारण के प्रश्न है। भारत ने 1991 में बेल आउट ऋण के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक से संपर्क किया। इसका कारण है विदेशी मुद्रा केवल 2 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। मैंने अभी अभी जब आपको बताया कि भारत में विदेशी मुद्रा रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था, जिसके कारण भारत संकट में था और आईएमएफ और विश्व बैंक से ऋण मांगना पड़ा था। तो ए इसका राइट आंसर है। छऊ नृत्य व्हाट मेक्स छऊ सिंथेटिक इंडियन डांस फॉर्म? छऊ नृत्य को एक समन्वित भारतीय नृत्य क्यों माना जाता है? पहला है, यह केवल संस्कृत मंत्रों का उपयोग करता है। सेकंड है, इसमें आदिवासी लोक और शास्त्रीय हिंदी तत्वों का मिश्रण है। थर्ड है, यह विशुद्ध रूप से वैष्णव नृत्य से विकसित हुआ। यह नाट्य अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। तो छऊ नृत्य आपको पता होगा, यह मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। यहाँ के आदिवासी जो कि शास्त्रीय तत्वों के मिश्रण के साथ यह नृत्य करते हैं। इसे त्रितत्वीय कहा जाता है। त्रितत्वीय यानी इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है, ट्राइबल प्लस फोक और क्लासिकल। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा बी। इसमें आदिवासी लोक और शास्त्रीय हिंदू तत्वों का मिश्रण है। अगला सवाल है, एजर्सन कथन और कारण के प्रश्न है। आत्मनिर्भरता भारत के प्रारंभिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य था। इसका रीजन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो उसका पहला उद्देश्य यही था कि आत्मनिर्भर बनाया जाए भारतीय अर्थव्यवस्था को, और साथ ही विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता को कम किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बेरुवारी यूनियन केस। ठीक है, बेरुवारी यूनियन केस, केशवानंद भारती और एसआर बुमई केस। तो बेरुवारी यूनियन केस यह हुआ था 1960 में। ठीक है। सेकंड है केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती केस 1973 में। इसी में भी हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को, मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया गया था। एसआर बुमई केस में संघवाद और राष्ट्रपति पर 1994 में, किसमें, संघवाद और राष्ट्रपति शासन की अवधारणा दी गई थी। ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती केस में मूल ढांचा के सिद्धांत को दिया गया था और बेरुवारी यूनियन केस में सीमा समायोजन का
प्रावधान था। तो ऑब्वियस है, इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ए इसका राइट आंसर है। Which of the following is not a consequence of space weather events like solar flares and CMEs? निम्नलिखित में से कौन सौर ज्वालाओं और CME जैसे अंतरिक्ष मौसम घटनाओं का परिणाम नहीं है? तो जो सौर ज्वालाएं होती है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स, तो यह समुद्री धाराओं में परिवर्तन का परिणाम, इसका परिणाम समुद्री धाराओं में परिवर्तन नहीं होता है। यह उपग्रह संचार में व्यवधान करते हैं, रेडियो आवृत्ति में ब्लैकआउट भी लाते हैं और बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्टरकेशन ऑफ ओशियन करंट। जल धाराओं को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सूर्य पवन से प्रभावित नहीं होती है, सूर्य या पवन से प्रभावित नहीं होती है। तो ये था 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है राहुल सिन्हा।